भारत के सुरक्षा बलों ने 7 मई के पहले 2 घंटे के अंदर दहशतगर्दी पर ऐसा वार किया है कि 25 मिनट के अंदर, सिर्फ 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 ठिकाने 21 धमाकों से दहल उठे। स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने पाकिस्तानी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों पर जबरदस्त कहर बरपाया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं की हत्या की थी और वो भी धर्म पूछकर हत्या की थी। 26 घरों के चिराग बुझाने, हिंदुस्तान की बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वाले पाकिस्तान को उसकी कीमत बारूदी तबाही से चुकानी पड़ी है। और भारतीय सेना की 2 बेटियों ने आज पूरी दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान की संस्कृति की पहचान सिंदूर उजाड़ने वालों की दुनिया भारतीय सेना ने अब उजाड़ दी है। हिंदुस्तान की थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, देखिए कम्युनिकेशन वॉर भी एक तरीके से होता है। इन 2 महिला अफसरों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि 7 मई को पाकिस्तान के आतंकवाद पर कैसे, कहां और कितना बड़ा प्रहार किया गया। पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमले किए गए हैं उसका पुख्ता सबूत हिंदुस्तान की सेना ने दुनिया के सामने अब रख दिया है। और इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से लेकर पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक के आतंकवादी ठिकाने शामिल हैं। जरा ये ठिकानों पर हमको नजर डालनी चाहिए क्योंकि इससे एक अहम मैसेज पाकिस्तान और वहां के दहशतगर्दों को दिया गया है। इनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का सवाई नाला कैंप है जो मुजफ्फराबाद पीओके में है और एलओसी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ठिकाने पर लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। पहलगाम में बेगुनाह 26 भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई। दूसरा टारगेट सैदाना बिलाल था। यह भी पीओजेके यानी पीओके भी हम कह सकते हैं, पीओके के मुजफ्फराबाद में था और यहां जैश-ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। यहां हथियार विस्फोटक भी रखे जाते थे। तीसरा टारगेट गुलपुर कोटली था जो एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों का यह बेस कैंप था। रजौरी पूंछ तक यहां पर जो सक्रिय आतंकवादी है इसी टेरर कैंप के जरिए यहां पर ट्रेनिंग लेकर वो भारत में घुस जाते थे। चौथा टारगेट बरनाला कैंप जो भिंबर में एलओसी से महज 9 किलोमीटर दूरी पर था। यहां आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग, जंगल का जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। यही कैंप में धूल अब ये पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। देखिए भारत ने भी चुन चुनकर ये टेरर कैंप चूज किए हुए हैं। 5वां टारगेट देखिए अब्बास कैंप कोटली का जो एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर। लश्कर-ए-तोयबा के आत्मघाती दस्ते जो है वो यहां पर तैयार किए जाते थे और अमूमन यह देखा गया है कि 15 आतंकी यहां पर पाए गए थे। छठा आतंकी ठिकाना सर्जल कैंप सियालकोट, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर इस बार अटैक किया गया है तो सियालकोट के पास वाला सर्जल कैंप जो सांबा कठुआ के उस पार इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर। मार्च 2025 में जेएंडके पुलिस के जवानों के हत्यारे आतंकवादियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी और यह टेरर कैंप भी अब नेस्तनाबूद हो गया है। 7वां टेरर टारगेट जो था वो महमूमा सियालकोट का टेरर कैंप था जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। इस जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा टेरर कैंप, देखिए पाकिस्तान की में जो हर अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश-ए मोहम्मद हो या लश्कर-ए-तोयबा, सबके टेरर कैंप पर यहां पर अटैक किया गया है। इस टेरर कैंप से जुड़े आतंकवादियों ने जम्मू में आतंकी हमला किया था। पठानकोट में भी आतंकवादी हमला इसी कैंप के आतंकियों ने किया गया था और वो भी अब खाक हो चुका है। इसके बाद 8वां टारगेट मरकज तैयबा मुरीदके का, जहां पर अभी हमने तस्वीरें भी यहां पर देखी थोड़ी देर पहले, जो जनाजा निकला था उसकी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर मौजूद था और यह बड़ा आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर था। यहां तक कि जिसका मैंने जिक्र किया 2008 के मुंबई हमले के आतंकी कसाब या डेविड कोलमन हेडली ने भी इसी मुरीदके में ट्रेनिंग ली गई थी। और 9वां टेरर टारगेट मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर के पास में, जो कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक आतंकवादी गढ़ माना जाता था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर हाफिज सईद का, जमात-उद-दवा के हाफिज सईद का मुख्यालय यहीं पर था। इसी जगह पर आतंकवादियों की बहाली, ब्रेन वॉश और ट्रेनिंग भी की जाती थी। यह आतंकी गढ़ अब तक जो आतंकी हमले किए गए हैं वहां पर जो आतंकी तैयार किए जाते हैं उसका मूल जो है वो इस आतंकी गढ़ में माना जाता है। जिस वक्त पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दवा जैसे आतंकवादी तंजीमों के ठिकानों पर हमले हो रहे थे
तो वहां पर हालात क्या थे वो जरा सुन लेते हैं, क्योंकि जब हमला हुआ उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे आपको पता चलेगा कि वहां पर हालात क्या थे। मिसाइल अटैक और ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। वायुसेना के फाइटर्स ने अपने हवाई क्षेत्र में रहते हुए ही पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। हमले में इस्तेमाल होने वाले स्टैंड ऑफ वेपन यानी अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन पर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल खुद जोखिम कम लेते हुए किया गया है। हैमर, स्कैल्प और स्पाइस 2000 ये विमानों को पाकिस्तानी रडार और हवाई रक्षा से दूर रखते हुए आतंकी ठिकानों में तबाही मचाई गई। वहीं थल सेना ने एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नागास्त्र 1, FWD 200B और UCAV जैसे ड्रोन से निगरानी और सटीक हमले किए गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताबड़तोड़ जबरदस्त फायरिंग की गई है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यहां पर फायरिंग की गई है। आम लोगों के जान माल का नुकसान भी काफी संख्या में यहां पर हुआ है। लेकिन भारत की फौज ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में आतंकी सरगना मसूद अजहर के ठिकानों पर हमले किए हैं, उसमें मसूद अजहर के खानदान के 10 लोगों की मौत हुई है। मसूद के 4 करीबी भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि हमले में मसूद का एक भाई भी मारा गया। हालांकि पाकिस्तान ने इन हमलों को निर्दोष लोगों पर हमला बताया। उनका कहना है कि सिविलियंस मारे गए। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इन जगहों पर जहां पर यह हमला हुआ है वहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप के कैसे सबूत दिख रहे हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर यह हमले किए गए। ये तस्वीरें मुजफ्फराबाद में आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद की। टॉर्च की रोशनी में साफ दिख रहा है कि मलबे के बीच की एक बड़ी सी शू रैक है। इस शू रैक पर दर्जनों बूट्स रखे गए हैं। ऐसे बूट्स आमतौर पर कोई सामान्य इंसान नहीं पहनता है। ये बूट्स आतंकियों के हो सकते हैं जो मुजफ्फराबाद के इस कैंप में आतंकियों की मौजूदगी के सबूत दे सकते हैं और यही सबूत भारत की तरफ से रखे गए हैं। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह फौज और आईएसआई की हिफाजत में आतंकवादी पाले और पोसे जाते हैं। इसका एक सबूत आज मिला। जब आतंकवादी हमले में जख्मी लोगों से मिलने पाकिस्तानी फौज का अफसर अस्पताल में पहुंच गया। अस्पताल में कई जख्मी लोगों से फौजी अफसरों की यह मुलाकात आतंक और फौज के ताल्लुकात को पूरी तरीके से उजागर करता है और सामने रखता है। इसके अलावा जब भारतीय हमले में मारे गए लोगों का जनाजा निकाला जाने लगा, तब वहां भी पाकिस्तानी फौज के अफसर नमाजे जनाजा में पहुंच गए। जिस मुल्क में अपनी अवाम पर हवाई बमबारी करने की रवायत रही हो, वहां पाकिस्तानी फौज अगर जनाजे में पहुंच रहा है तो मारे गए लोगों की अहमियत और ताल्लुकात का साफ पता चलता है। वैसे भारत ने सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान पर किया गया यह हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किया गया। इसमें न तो पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को छुआ, न ही सिविलियन ठिकानों को हाथ लगाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से भारत की तरफ से साफ किया गया है कि हमने सिर्फ चुनकर जहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी वहीं पर ही हमला किया। विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव है, उनका बयान हम जरा सुनते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने क्या कहा वो जरा एक बार देखिए। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो भारत के हमले के बाद दुनिया भर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिका ने कहा है कि उन्हें पता चला है, सब ठीक हो जाएगा। चीन ने कहा है कि अफसोस है कि इस तरीके का हमला हुआ है, लेकिन दोनों देश संयम बरते। बाकी एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बात की है और हमले को लेकर भारत का पक्ष दुनिया के सामने साफ तौर पर रखा है।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग से पहले आतंकी हमलों के सिलसिलों वाला एक वीडियो भी दिखाकर साफ कहा है कि पाकिस्तान के ये आतंकी ठिकाने बरसों से चले आ रहे थे और इन्हीं ठिकानों के आए पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी भारत में पिछले 3 दशक से बेगुनाहों का खून बहाते रहे। इन्हीं कैंपों के आतंकवादियों से हमले में 350 से ज्यादा आम भारतीय नागरिक जान गंवा चुके हैं, 800 से अधिक सुरक्षा कर्मी शहीद हो चुके हैं और अब पहलगाम में 26 हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इसीलिए भारत ने पिछले 7-8 दशकों के इतिहास में पहली बार टेरर पर ऐसी स्ट्राइक की है जिसका दूरगामी असर हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ है। भारत की सेना ने एलओसी के आसपास नहीं बल्कि पाकिस्तान के हार्टलैंड यानी पंजाब के अंदर घुसकर पंजाब के इलाके में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के आम आदमी की जान की कीमत वसूलने के लिए भारत की सरकार और सेना ने पाकिस्तान के ऊपर बारूदों की बारिश कर दी है, क्योंकि इससे पहले जो 2 हमले किए गए थे तब जो आर्मी या सीआरपीएफ से जुड़े जो लोग थे उन पर हमला किया गया था, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया था। पहली बार भारत ने साफ कर दिया है कि कोई भी इस तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की फौज ने पाकिस्तान की जमीन पर पांव रखे बिना, उसके आसमान में गए बिना ही इतना सटीक हमला कर दिया है कि आतंकवादी ठिकाने तो जमींदोस्त हो ही गए हैं, उससे 20 फीट दूरी की इमारत सही सलामत खड़ी बच गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर 1-2 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर लगातार 25 मिनट तक 21 हमले किए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली टेरर स्ट्राइक को भारत ने एक्ट ऑफ वॉर माना है और यह एक्ट ऑफ वॉर मानकर पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर इतना बड़ा हमला किया। भारत के रक्षा मंत्री ने भारत के पलटवार को लेकर थोड़ी देर पहले क्या कहा था वो भी जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि यह पहली प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारत के रक्षा मंत्री का बयान हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा था। तो भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों पर जो हमला कर दिया है, लेकिन इन हमलों के आगे क्या, क्योंकि अब अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आज के दंगल में हम विशेषज्ञों के साथ यही चर्चा करने जा रहे हैं कि इस स्ट्राइक के बाद अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग किस दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। क्या यह एस्केलेशन अब इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बार बार कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे और हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर इससे पहले ही पाकिस्तान के तरफ से हेवी फायरिंग भी इस तरीके से की जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे उनको पहले रूबरू कराते हैं हम लोग। हमारे साथ राजीव डोगरा, पूर्व काउंसिल जनरल पाकिस्तान से, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एनालिस्ट, भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ उज्जवल निकम, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने इससे पहले हमने देखा हुआ है कि 1993 के बम धमाके और उसके बाद 2008 में हुए इसी तरीके के टेरर अटैक के मामले में भारत को रिप्रेजेंट किया था अदालत में, और उनसे भी हम रूबरू होंगे कि किस तरीके से अब इसके आगे इस पर कार्रवाई हो सकती है। एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया के, उसके साथ साथ दुनिया के कई देशों के राजनयिकों से भी मुलाकात की गई है, उनसे बातचीत की गई है। उनको भी बताया गया है कि किस तरीके से भारत ने हमला किया है और क्यों हमला किया है। दुनिया के कई देशों के राजनयिकों से मुलाकात, पाक पर हमले के बाद सिंधु मुद्दे पर अब चर्चा चल रही है। विदेश मंत्रालय ने कई लोग, बाकी देशों के राजनयिकों को भी इसके बारे में जानकारी दी है। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ में। मंजीत, भारत ने जो 9
आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद अलग अलग देशों के राजनयिकों से भी बातचीत भारत की तरफ से की गई है। उनको भी बताया गया है कि भारत ने यह हमला क्यों किया, किस तरीके से किया, और यह सिर्फ टेरर टारगेट्स किए गए, किसी भी तरीके से सिविलियंस या आर्मी के ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की गई है। क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आ रही है? क्या भारत पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे। मंजीत साहिल, जो विदेश का मोर्चा है, वो जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल ने संभाला है, इस हमले के ठीक बाद पूरे दिन भर अगर बात करें NSA डोभाल ने, तो जो बड़े देश हैं US, UK, UAE, चीन, उन सभी के जो काउंटर पार्ट हैं उनको बताया कि भारत ने राइट टू रिस्पॉन्स का जो अधिकार है, आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, और किसी भी पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का काम किया है। और इसी तरह से जयशंकर भी लगातार अपने काउंटर पार्ट जितने विदेश मंत्री हैं, चाहे फ्रांस की बात की जाए, रूस की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, उन सभी देशों से इस वक्त संपर्क साध रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले भी चाहे अमेरिका की प्रतिक्रिया देखें, इस भारत ने जो ऑपरेशन किया है, सबने भारत के पक्ष में और आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारत का साथ देने की बात कही है। अभी तक कोई भी बड़ा देश ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने इस ऑपरेशन को लेकर कोई ऐसी बात कही हो जो कि भारत के पक्ष में ना हो। और जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की कहा तरफ कि से ठंडी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई है। तमाम देशों ने सिर्फ इतना कहा है कि और एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय का उनकी जीत है एक तरीके से, कि जिस तरीके से तमाम लोगों को बार बार यह बताया गया था कि किस तरीके से भारत की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। जो 5 प्रमुख देश है UNSC के मेंबर्स, उनसे भी बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान उम्मीद करके चला था कि चीन की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन क्या हम यह मान के चले कि भारत के विदेश मंत्रालय की विदेश नीति की यह जीत मानी जाएगी? देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्रालय की भी जीत है और भारत सरकार की जिस तरीके की पिछले 11 साल में कूटनीतिक रणनीति रही है, उसमें भारत की ये कोशिश रहती है कि जो देश उनके कभी भारत के साथ उनके सामरिक रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे, उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारा भी है। आप देखिए कि जो इस्लामिक कंट्री हैं, चाहे UAE है या सऊदी अरेबिया है, भारत के जो NSA है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने उनसे भी बातचीत की है और उनको भी बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसको किस तरीके से भारत ने लड़ा है और किस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो सक्सेस कराया है। तो कहीं ना कहीं भारत ये जरूर चाहता है कि जितनी देश के विश्व के अंदर बड़ी शक्तियां हैं वो भारत के साथ खड़ी हो आतंकवाद के मुद्दे पर, चाहे रशिया हो या अमेरिका हो या अन्य देश हो जो भारत के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। तो भारत अब की उसके कोशिश साथ है भारत में कल में ऑल पार्टी मीटिंग भी होने वाली है हिमांशु, और उसके बाद जो विपक्षी दल है उन्हें भी इसके बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। हालांकि अब तक विपक्षी दलों से भी इस बारे में साफ शब्दों में कह दिया गया है कि इस कार्रवाई को लेकर सरकार और सेना के साथ विपक्षी दल भी पूरी तरीके से खड़े हैं। लेकिन जो बाकी